हेलो स्टूडेंट। आज से हम शुरू कर रहे हैं पीआईबी जो वीकली बेसिस है। वीकली बेसिस पे पीआईबी में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है उनको हम एक जगह कंप्रिहेंसिव वे में इंटीग्रेट करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आल्दो पीआईबी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पीटी पर्पस, प्रीलिम्स के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि हम नहीं पढ़ते हैं, इसकी न्यूज़ हम द हिंदू में भी आ जाती है बहुत सारी, और इंडियन एक्सप्रेस अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें भी आ जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पे मेन न्यूज़ हैं जो न्यूज़पेपर वगैरह में कम दिखती हैं, पीआईबी में आती हैं, वो पढ़ते हैं। और यहाँ सिर्फ न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि जितनी भी पीआईबी में आए हुए न्यूज़ है उनकी सिर्फ इंफॉर्मेशन पता चल जाए और हम उन इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें तो हमारा क्वेश्चन निकल जाता है। तो पीआईबी इज़ मेनली फॉर प्रीलिम्स पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम एक एक करके सारी न्यूज़ जो वीक हमारे पूरे हफ्ते की, पिछले पूरे हफ्ते की न्यूज़ है, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहली न्यूज़ हमारी आती है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इंडिया वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया गया है जुलाई 2027 से लेकर जून 2027 तक। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इंडिया वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया गया है, हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, एफएटीएफ है क्या, ये जानना है। अगर मान लीजिए ये पूछेगा कि इंडिया फर्स्ट टाइम एफएटीएफ का वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है, तो पूछेगा कौन डिक्लेयर किया गया है, तो श्री विवेक अग्रवाल आईएएस हैं। वो कह रहा है कि इन लैंडमार्क रिकॉग्नाइज इंडिया ग्रोइंग लीडरशिप ग्लोबल फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंस। श्री विवेक अग्रवाल, ऑफिसर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रदेश एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ, वही कह रहा है कि श्री विवेक अग्रवाल को इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो इंडिया फर्स्ट टाइम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। तो ये सारी वही न्यूज़ है, टाइम पीरियड है उसका 2026 से लेके 2027 तक। तो ये हमने समझा फाइनेंशियल। तो हमें ये समझना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है। तो ऐसे समझ लो एक ग्रुप है जो G7 द्वारा 1989 में बनाया, G7 कंट्रीज ने 1989 में बनाया। किसके लिए? टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग होता है, टेरर फाइनेंसिंग होता है, इलीगल फाइनेंसिंग होता है, उसको रोकने के लिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, और इलीगल फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, इसमें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट भी चलता है। कि जैसे मान लीजिए अगर कोई टेरर फाइनेंसिंग करता है, कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में है, तो टेरर फाइनेंसिंग ज़्यादा करता है, तो एफएटीएफ उस कंट्रीज को ग्रे और ब्लैक लिस्ट में कर देता है। तो एफएटीएफ को हमें यहाँ से पूरा समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम समझते हैं एफएटीएफ है क्या है। तो वही है कि एफएटीएफ एक 1969 वाई G7 में बना, देन 1969 1989, ये मैं 1 मिनट कंफर्म कर ले रहा हूँ, 1989 है, मैंने पहले सही बताया था, 1989 है, न कि 1969 है, मैंने पहले सही बताया था। यहाँ पे जो भैया ने लगा दिया उसमें कंफ्यूज हो गया। 1989 में ना G7 ग्रुप कंट्रीज ने बनाया, जिसका काम क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को रोकना, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, और काउंटर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को रोकना। एफटीए रिकमेंड करता है कि वही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वो सब। और इसके कंट्रीज का अप्रोक्स कितने मेंबर कंट्रीज हैं? अप्रोक्स 38 कंट्रीज मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर 2010 में बना। इंडिया कब बना इसका एफएटीएफ का मेंबर? इसमें नहीं है, 2010 में बना। तो हमें ये देखना है एफएटीएफ क्या है। तो एफएटीएफ का मैंडेट फंक्शन क्या दिया है, जो हमने सब पढ़ा। अकाउंटेबिलिटी तय करता है, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग की, वही सब है कि एफएटीएफ का काम घुमा फिरा के वही बात की है, मनी लॉन्ड्रिंग करना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, वो काउंटर टेररिज्म को रोकना। तो यही है एफएटीएफ कब बना, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट क्या होती है, और इंडिया इसका कब मेंबर बना। वही बार फिर दोबारा से आ गया एफएटीएफ क्या होता है, देन सिग्निफिकेंस ऑफ एफएटीएफ क्या है, कि मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनल मार्केट में रोकना, वो सब वही सब है। ब्लैक लिस्ट व्हाट आर द फंक्शन क्या है, कि प्रमोट द पॉलिसी जो कम बैक ग्लोबल फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, देन प्रमोटिंग मेजर ऑफ द टैकल टेरर फाइनेंसिंग को भी रोकना, और मेंटेन कंट्रीज के बीच में एक
कॉर्डियल रिलेशन बने रहे उनको भी मेंटेन करता है। देन ब्लैक लिस्ट क्या होती है और ग्रे लिस्ट क्या होती है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कौन जारी करता है, तो वो कौन करता है, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि ऐसे कंट्री जो टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उन कंट्रीज को एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि वार्निंग देता है किसी कंट्रीज को कि जो आप काम कर रहे हो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज या टेरर फाइनेंसिंग, उसको रोक दो, वो वार्निंग दे देता है। तो इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, लियोन फ्रांस एफएटीएफ का। ये सारी चीजें एफएटीएफ के रिगार्डिंग है। तो हमने देखा एफएटीएफ। देन एक आती है कि इंडिया क्रिटिकल मिनरल मिशन। इंडिया का जो क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 में आया था उसके रिगार्डिंग वो है। तो हमें यहाँ से समझना है क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं। क्रिटिकल मिनरल ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी में इंपोर्टेंस या नेसेसिटी देते हैं। तो इंडिया का क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 में इंडिया ने जो चलाया था उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पीआईबी में आया हुआ है कि इंडिया ने जो 56 का है इसमें 56 ब्लॉक जो 88 थे टोटल, 88 क्रिटिकल मिनरल में से इंडिया ने 56 ब्लॉक में ऑक्शन कर ली है। तो क्रिटिकल मिशन में इंडिया ने अप्रॉक्स 63% सक्सेस पा ली है। तो ये आर्टिकल यही कह रहा है कि इंडिया के जो 88 टोटल क्रिटिकल मिशन थे, 88 क्रिटिकल मिशन में इंडिया ने ब्लॉकिंग करनी थी, उनमें से 56 क्रिटिकल मिशन में इंडिया ने अपनी सक्सेस पा ली है, अप्रॉक्स 63% सक्सेस पा ली है। तो इनमें रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कौन कौन से होते हैं, सिमिलर टू द 15 रेयर अर्थ मिनरल, वो 17 होते हैं। तो उनमें रेयर अर्थ एलिमेंट, तो एक चीज यहां से समझ लो, रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है, टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। उनमें से अप्रॉक्स 85% चाइना कंट्रोल करता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर चाइना ने चेन काट दी तो सारे रेयर अर्थ मटेरियल की हमारे जो हम टेक्नोलॉजी में, एआई टेक्नोलॉजी में, चिप्स वगैरह में जो मेटल यूज़ करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। वही है कि क्रिटिकल, तो हमें यहाँ से क्या पकड़ना है कि क्रिटिकल नेशनल क्रिटिकल मिशन क्या है मेंस के पर्पज से, और ये 2025 में आया, इसको और कौन का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारी नेशनल क्रिटिकल रिलेटेड से। और रेयर अर्थ एलिमेंट कितने हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट टोटल 17 है। जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ काम आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्टफोन, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी विंड टर्बाइंस वगैरह में ये आते हैं। टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट है जिनमें 85% चाइना की मोनोपोली है। तो ये हमारा सब है कि इंडिया ने 56% ब्लॉक पे ऑक्शन ले लिया, तो इंडिया ने 63% अप्रॉक्स सक्सेस पा ली है किस पर, क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो ये हमारा क्रिटिकल मिनरल मिशन था। देन स्पेस, ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी, ब्रिक्स कंट्रीज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मेंस में पूछता है तो हमारे जो जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनको अपना मिलकर एक स्पेस इकोनॉमी में काम करना चाहिए, जिससे क्या है हम स्पेस में बेटर कर पाए। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि स्पेस में कॉपरेशन बढ़ेगा रिगार्डिंग द ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में, और हम इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी ला पाएंगे। अब हम सारे ब्रिक्स कंट्री मिलके स्पेस इकोनॉमी पे इन्वेस्ट करें तो। देन ब्रिक्स नेशन टू वर्क टुगेदर, वही चीज़ बार बार कि अगर साथ में काम करेंगे तो पावरफुल होंगे, सॉल्यूशन ग्लोबल चैलेंजेस को हम आराम से टैकल कर पाएंगे। ये सारे ब्रिक्स के वही हैं। तो यहाँ से हमें सिर्फ ये पकड़ना है कि ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी, ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में बात हुई है। तो ब्रिक्स कंट्रीज का अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से हम ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी डाल सकते हैं कि इंडिया इज वर्किंग ऑन द ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी टू कोलैबोरेट ए बेटर रिलेशन विद द ब्रिक्स कंट्रीज एंड to make a powerful nation in the space economy with the collaboration of the ब्रिक्स के कोलैबोरेशन से हम स्पेस इकोनॉमी में एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी याद रखना है। देन ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर ले फाउंडेशन इंस्टॉल इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल कॉयल अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। सीधा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लगाया है उड़ीसा में जो अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, जिससे अमोनियम नाइट्रेट से क्या होगा, हम सिन गैस पे काम करेंगे जो हमारा फर्टिलाइजर वगैरह में भी काम आ सकता है, सिंथेसिस सिन गैस पे काम करेंगे। तो वही है
तो जैसे क्या है कि यूज टू प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स सच एज मिथनॉल, यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट, सिंथेटिक नेचुरल गैस एंड अदर केमिकल फीड स्टॉक। अगर हम इस पर विद द हेल्प ऑफ द गैसिफिकेशन कॉइल पे काम करेंगे टू प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट इस प्रोजेक्ट पे, तो विद द हेल्प ऑफ द सिन गैस, सिन गैस जिसे बोलते हैं, उससे क्या होगा कि हम वैल्यू एडिड कर पाएंगे जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे मिथनॉल में कर पाएंगे, यूरिया में भी काम आ सकता है, अमोनिया में भी काम आ सकता है, सिंथेसिस नेचुरल गैस में भी काम आ सकता है, अदर केमिकल में भी काम आ सकता है। तो इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी इम्पोर्टेड जो रॉ मटेरियल है उन पे, अगर हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर जाते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा क्या है, कहाँ पे बन रहा है, उड़ीसा में बन रहा है इंडिया का पहला प्रोजेक्ट, तो वही है इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल कॉइल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। कहाँ पे बन रहा है, उड़ीसा में। प्राइम मिनिस्टर ने कॉइल टू अमोनिया नाइट्रेट, हम कॉइल को गैसिफिकेशन करके अमोनियम नाइट्रेट में चेंज करेंगे। इस प्रोजेक्ट की वर्थ कितनी है, 25,000 करोड़ अप्रोक्स है। तो वही है इसका सारा कि क्या होगा इससे, अगर हम अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे तो हमारा अमोनियम नाइट्रेट से क्या होगा, हम मिथनॉल पे भी काम कर, मिथनॉल इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा, मिथनॉल होगा, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेसिस नेचुरल गैस, इन सारे हैं। सो हमारी डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल पे कम हो जाएगी इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है, उड़ीसा में बनाया जा रहा है, तो वे क्या प्रोड्यूस करेगा बाई प्रोडक्ट, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट से हम क्या क्या बना बाई प्रोडक्ट निकल सकते हैं, सिंथेटिक नेचुरल गैस, वो सारे, ये सब हमारा वही है कॉइल गैसिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ द कॉइल। कॉइल गैसिफिकेशन द प्रोसेस है जो क्या करती है, सिन गैस को कन्वर्ट कर देती है अमोनियम नाइट्रेट में, जो कि है कॉइल गैसिफिकेशन। ये सारा आप स्क्रीनशॉट लेकर से ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पीटी का सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन के उठ सकता है, चाहे प्रीलिम पीसीएस में पूछे चाहे यूपीएससी में पूछे। तो अब आता है हमारा कवच, रेलवे से रिलेटेड है। ये बहुत दिन से चल रहा है कवच। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 270 करोड़ कवच के लिए फंडेड किया हुआ है। तो कवच का सीधा सा मतलब है कि ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है विद द हेल्प ऑफ द रडार सिस्टम कि ऑटोमेटिक अगर कोई ट्रेन अगर उसे लग रहा है एक्सीडेंट होने वाला है तो ऑटोमेटिक उस ट्रेन का ब्रेक लग जाएगा। तो यहाँ से है कि कवच किससे रिलेटेड है, तो कवच रेलवे से रिलेटेड है। तो वो वही, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं है कि उससे क्या है कि रेलवे सेफ्टी के लिए ये कवच बनाया गया है। तो सेफ्टी रूट के लिए इंडिजीनियस डेवलप्ड है, रडार एंटीना से रिलेटेड रहेगा, जीपीएस एंटीना की विद द हेल्प से अगर दो ट्रेन आपस में टकरा रही हैं तो इस ड्यूरेशन पे जो हमारा कवच है वो तुरंत सेंस कर लेगा और वहीं पे ट्रेन रुक जाएगी। तो वही है कि 270 करोड़ इसका कॉस्ट है और ये अभी फिलहाल ईस्ट कोस्ट रेलवे पर लागू हो रहा है कवच प्रोजेक्ट। उसके बाद आते हैं कि इंडियन ओशन में क्या, इंडियन ओशन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च स्पेशलाइज्ड एल निनो बुलेटिन सेफगार्ड द इंडिया मैरीटाइम सेक्टर। तो यहाँ से हमें समझना क्या है कि एल निनो क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। इस पूरे टॉपिक में सीधा सा ये कहा गया है कि ड्यू टू द एल निनो, बुलेटिन का मतलब एक मैगजीन उसने अपना एक जारी किया हुआ है, उसमें सीधा सा ये किया है कि एल निनो की वजह से मानसून पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइजिंग सी टेम्परेचर पर वो इम्पैक्ट पड़ेगा नेबेटिक, और मैरीटाइम पे भी मेरीन स्ट्रेस जो मेरीन वाइल्ड लाइफ है उन पे भी पड़ेगा, जैसे कोरल रीफ वगैरह हो गया। और फर्स्ट एल निनो बुलेटिन जारी किया हुआ है। तो एल निनो क्या होता है यहाँ से हमें समझ लेना है। एल निनो का मतलब सीधा हुआ कि वीकनिंग ऑफ द इंडियन मानसून। अगर इंडियन मानसून वीकनिंग होगा तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर राइज होगा तो हमारी जो फ्लोरा फौना है, बायोडाइवर्सिटी है, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने एल निनो पे पूरी वीडियो बनाई है, आप हमारे यूट्यूब सेंटर फॉर एमिशन पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एल निनो क्या होता है। एल निनो का मतलब ये होता है सीधा सा कि इंडियन मानसून है, एल निनो ला निनो दो चीज़ होती हैं। अगर एल निनो स्ट्रेंथन होगा तो इंडिया में जो मानसून है वो कम हो जाएगा, अगर ला निनो स्ट्रेंथन हो गया तो इंडिया में जो मानसून है वो बढ़ जाएगा। तो सीधा सा वही है कि ये एल निनो का मतलब वार्म फेज इन द पैसिफिक ओशन में एक वार्म फेज आता है, उसकी वजह से इंडियन मानसून पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है, इकोसिस्टम में जो कोरल रीफ है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी, हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो जाएगी, फिशरीज सेक्टर पे भी काम पड़ेगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिशरीज का अगर
टेम्परेचर बढ़ जाएगा सी एरिया का, तो फिशरीज भी डेड हो जाएंगी। कोस्टल एनवायरनमेंट में साइक्लोन वगैरह, फ्लड वगैरह, सेलेनाइजेशन भी आ सकता है। तो ये हमारा एल नीनो बुलेटिन से रिलेटेड था। तो यहाँ से हमें सीधा सा अगर हमें समझना है कि व्हाट इज एल नीनो, क्या होता है, और एल नीनो की वजह से क्या होगा, अरेबियन सी, हमारा अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा एल नीनो से रिलेटेड पूरा आर्टिकल था। अगर ज़्यादा डिटेल में आप एल नीनो समझना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर फॉर एम्बिशन के यूट्यूब पे जो मैंने ही बनाई हुई वीडियो, उसमें जाके पूरा एल नीनो समझ सकते हैं कि एल नीनो क्या होता है। देन आगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से है कि यह है कि नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान टू अक्रॉस 63 गंगा बेसिन सिटीज। ये है कि ये हमारा मेंस के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, नमामि गंगे प्रोग्राम जो चल रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं कि जो गंगा जिन जिन स्टेट से पास होती है, उसमें जो 63 सिटीज हैं, उनके पास हम क्या कर रहे हैं कि अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान ला रहे हैं कि उन, जैसे मान लीजिए कि ये गंगा है, इसके आसपास ये सिटीज है, सिटीज, तो इन सिटीज के आसपास मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ट्रीज का, वाटर का, वो सारा प्लान हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर मेंस का क्वेश्चन आएगा रिवर मैनेजमेंट से, तो वहाँ पे अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान अकोस्टा 63 सिटी ऑफ गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो हमारी जो स्टेट है उन्हीं से गुजरता है। तो मेनली वो स्टेट है जहाँ से गंगा गुजरती है। इसमें इसका मॉडल अब कानपुर को सबसे पहले बनाया जा रहा है, मॉडल बेसिस पे कानपुर। तो यहाँ से अगर पीसीएस में पूछेगा कि नेशनल मिशन अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ला रहा है, जो गंगा के आसपास की सिटीज़ हैं 63, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कौन सा मॉडल शहर है, कानपुर है। तो 13 सिटीज़ शुरुआत में फर्स्ट फेज में लाई जाएंगी, वही सारा है। सेकंड फेज इसको वर्ल्ड बैंक भी फंड करने वाला है। तो इसमें वर्ल्ड बैंक अगर नहीं है तो आप पूरा अगर आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें वर्ल्ड बैंक भी मिल जाएगा। तो कंप्लीट अर्बन रिवर मैनेजमेंट फॉर 13 सिटीज बिल्डिंग ऑन द प्रोग्रेस अर्बन, वही 29 सिटीज, वो फर्स्ट फेज सेकंड फेज में दिया गया, टोटल सिटी इतनी है। तो सीधा सा हमने ये समझ लेना मेंस में, अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान किसके लिए लाया गया है, तो गंगा के आसपास जो 63 सिटी है उनके प्रोटेक्शन के लिए, जैसे फ्लड वगैरह नहीं आए उनमें सब प्रॉपर, कि अगर पानी आ जाए तो प्रॉपर वाटर चैनल इस एरिया में सिटी के आसपास होने चाहिए, जिससे क्या है कि पानी मैनेज हो पाए कि अगर गंगा में फ्लड आता है। तो इसे कौन कर रहा है, नमामि गंगे प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। तो ये सारा वही है कि कौन कौन सी, जैसे गंगा कहाँ कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये स्टेट है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये इस प्रोजेक्ट की रीच में रहेंगी। और 13 सिटीज इनिशियल फेज में वो सब सारा है। हमसे सिर्फ, और इसका यही है कि मार्च 2027 से इस पे काम, 2026-2027 के बीच में इस पे काम होगा। हमें सिर्फ 63 सिटीज़ याद रखनी है, और ये रखना है कि इसका जो मॉडल बेसिस पे शहर है वो कानपुर है। ये हमारा यहाँ से हो जाता है। देन मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, देखो ये है एयर सुविधा 2 पोर्टल क्या है। एयर सुविधा 2 पोर्टल क्या है, इसको हम समझते हैं। एयर सुविधा पोर्टल 2. एयर सुविधा 2.0 या 2.0 पोर्टल, ऐसा समझो कि हमने जो कोविड के टाइम पे क्या चलाया था, कि कोविड के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति अगर विदेश से आ रहा है तो उसका ये था कि हम पहले उसको पूरी उसकी डिटेल ले रहे थे, आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। ऐसे ही है कि अगर कोई मान लीजिए एक व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति अमेरिका से आ रहा है इंडिया में, तो उसे एयर में ही एक तरीके का फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म भर देगा, और जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आएगा तो वो सारी कि कहाँ से आ रहे हैं, उससे क्या प्रॉब्लम है, सारी विदिन 24 आवर में सारी उसकी इवेल्युएशन हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है तो हेल्थ इशू तो नहीं, उसे हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ द एयर सुविधा पोर्टल वी कैन टैकल हेल्थ स्क्रीनिंग, उसकी आराम से कर पाएंगे। वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो अपने ही हाथ से भरेगा, जैसे ही वहाँ से बैठेगा ऊपर भर दे, चाहे प्लेटफॉर्म पे आके भर दे, उसका 24 आवर में हमें इवेल्युएशन करना रहेगा। तो ये हमारा पूछेगा कि एयर सुविधा
किससे है पोर्टल। तो अगर मान लीजिए एविएशन सेक्टर से रिलेटेड कोई आ जाता है तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं इसको। इसका सीधा सा ये इम्पोर्टेंट ये है, इंडियन एयरफोर्स ने विद द हेल्प ऑफ डीआरडीओ की हेल्प से एक बनाया नेत्रा प्रोजेक्ट के अर्ली वार्निंग कंट्रोल रडार सिस्टम है। इससे हम क्या कर पाएंगे कि इससे मान लीजिए, पहले से सीधी बात है कि इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम डीआरडीओ बोलते हैं, इंडिजिनियस डेवलप है नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल रडार सिस्टम इंडियन एयरफोर्स। द सिस्टम हैज़ बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड। सीधा सा इसमें ये कह रहा है कि ये नेत्रा प्रोजेक्ट है वो डीआरडीओ ने बनाया है। तो पहले इसको हम समझते हैं। इंडिया वर्ल्ड में पांचवा कंट्री बना है। इंडिया पांचवा कंट्री बना है जिसके पास एयर में रडार सिस्टम एम्बेडेड है, जिसे हम नेत्रा बोला है। इंडिया वर्ल्ड का पांचवा कंट्री है, समझते हैं इसको। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, किसी भी को सर्विलेंस करने की जो रडार सिस्टम है हमारी अर्थ पर रहती है, लेकिन फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा प्लेन वगैरह है या कोई भी हमारा एयरक्राफ्ट है उस पर भी हमारा रडार सिस्टम एम्बेडेड रहेगा। तो एक सर्टेन टाइम नेटवर्क में ये सारी नेविगेशन कर पाएगा कि अगर कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ कर रहा है उसको हम आराम से टैकल कर पाते हैं। तो सीधा सा नेत्रा है क्या, तो यही है कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल रडार सिस्टम है, वो डीआरडीओ ने बनाया। बस इतना याद रखना है कि इंडिया स्काई आई भी बोलते हैं इसको, नेत्रा को इंडिया स्काई आई दैट ट्रैक ऑपरेशन सिंदूर बैटलफील्ड, ये सब है। बस इतना है कि इसको नेत्रा को हम स्काई आई भी नाम से जानते हैं। इंडिया वर्ल्ड का पांचवा कंट्रीज है जो एयर से अर्ली वार्निंग या एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल कर सकता है या एयर से निगरानी करता है विद द हेल्प ऑफ द नेत्रा रडार सिस्टम। इसका यही है इंडिया पांचवा। वही है व्हाई डज इट मैटर, नेत्रा क्यों है। आई दैट प्रोडक्ट नेत्रा गिव इंडिया रियल टाइम बैटल फील्ड अवेयरनेस। अगर मान लीजिए बैटल फील्ड में कोई भी मिसाइल वगैरह आ रही है उसको बहुत जल्दी टैकल कर पाएंगे। जैसे दूसरा अगर मैं कहूँ कि जो हमारी ट्रेडिशनल रडार सिस्टम है वो क्या करते हैं कि अगर वो एक एम्बेडेड है सर्टेन लैंड पे, तो वो सर्टेन रेंज पे अगर कोई रडार आ रही है या सर्टेन रेंज पे अगर कोई मिसाइल वगैरह आ रही है उसको ही टैकल कर पाते हैं। अगर लो रेंज पे अगर कोई मिसाइल या कोई भी रडार, कोई मान लो ड्रोन वगैरह आता उसको नहीं कर पाते। नेत्रा क्या करेगा, नेत्रा लो रेंज पर भी कर सकता है और हाई रेंज पे भी कर सकता है विद इन टाइम लिमिट, अच्छे से सर्विलेंस कर सकता है और इसकी एरिया बहुत ज़्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सर्विलेंस सिस्टम। तो वही है जो ये क्या करेगा, हमारी एयरफोर्स है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देगा। इसका हाईलाइटेड क्या है कि ये कम्प्लीमेंट इजराइल का फाल्कन सिस्टम है उससे लिए 6 मोर। ये इसमें इतना नहीं है, बस ये लिखना है कि इंडिया को आत्मनिर्भर भारत डिफेंस में बनाना है और उसको हम एयर से आराम से किसी सर्विलेंस कर सकते हैं कोई किसी भी रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस जानने के लिए। तो नेत्रा क्या है, एक हमारा अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है, डीआरडीओ ने बनाया है एयरफोर्स के लिए। देन इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, ये याद रखना है कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, जैसे एक होता है आईआईपी इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन, आईआईपी इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी होता है एक गवर्नमेंट, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने क्या किया है कि नई इंडेक्स जारी की है, इसको है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, जिसका बेस ईयर 2024 से 25 है। बेस ईयर का मतलब यहाँ से इस ईयर को हम ध्यान में रखते हुए जो भी डेटा है उसको कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन क्या करेगी, जितनी भी सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विस हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, इनके डेटा को मेजर करेगी। बेस ईयर क्या है इसका 2024। जारी कौन किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दूसरे शब्दों में कहें मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी से जारी करता है। और ये शुरू कब से हो जाएगा, जुलाई 2026 से ये काम करना होगा। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो मंथली टाइम ड्यूरेशन पे काम करेगा, मंथली इसका डेटा मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसका डेटा मंथली रिलीज करेगी। तो बस इसमें यही याद रखना है हमें कि है क्या है,
इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन है क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंथली बेसिस पे इसको रिलीज करेगी, जो जुलाई 2026 से शुरू होने वाला है। इसकी बेस ईयर जरूर याद रखना, 100% पीसीएस में पूछने वाला सवाल है, यूपीएससी भी इसे 100% पूछेगा पीटी में आने पर। बेस ईयर 2024-25 है और इसको मंथली बेसिस पे करेगा। अब जैसे क्या है इसमें, वही जो हमने पता कि हमारे जो आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द सर्विस सेक्टर में जितने भी हम आउटपुट है उनको हम आराम से मेजर कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमिक्स में जितनी भी सर्विस दे रहे हैं, हाँ, एजुकेशन में सर्विस दे रहे हैं, हेल्थ सर्विस में सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जो सर्विस दे रहे हैं उनको हम मेजर कर पाए ऑन द मंथली बेसिस विद द हेल्प ऑफ द मॉस्पी। ये हमारा हुई रहा है। अब कुछ न्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी हैं लेकिन लगता है कि ये कहीं ना कहीं पूछ सकता है। ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने एक डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में एमएसएमई डे के दिन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन एंड विकसित भारत 2037 विजन टू लॉन्च सेवरल न्यू डिजिटल इनिशिएटिव जारी किए हैं। तो उसका थीम क्या है, ह्यूमन सेंट्रिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एआई ड्राइवन फिगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नेक्स्ट जनरेशन एमएसएमई। सीधा सा इसका बात है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जाके एमएसई वाले दिन ये कहा कि हम एमएसई जो सेक्टर है इसको एआई ड्राइवन टेक्नोलॉजी फोकस करेंगे, जिससे हम क्या कर सकें, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथिन कर सकें। तो जैसे समाधान पोर्टल इन्होंने बताया कि समाधान पोर्टल से वो करेंगे, तो इसमें कुछ खास है नहीं है। तो बस इतना याद रखना है कि एमएसएमई डे कब होता है, 27 जून को होता है शायद, एक बार आप चेक कर लेना। अब आता है ये जीआई टैग। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है। तो जो सुंदर राजा या सुंदरा मैंगोज है, एमपी का मैंगो है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो वो ये कि अपेडा ने फर्स्ट कॉमर्शियल एक्सपोर्ट ऑफ जीआई टैग रेवा सुंदरा मैंगो कहाँ, एमपी से कहाँ भेजा हुआ है, यूएई में। तो जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में पता करना कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वो सर्टेन स्पेसिफिक फीचर जिस भी एरिया में होते हैं उसकी वजह से दिया जाता है। इसका टाइम पीरियड होता है 10 ईयर। 10 ईयर के लिए किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है। तो बस यहाँ पे हमें देखना है कि सुंदरा मैंगो जो भी है, मैंगो जैसा भी आप पढ़ते हैं, उसको जीआई टैग दिया गया है। वो कहाँ पे हमने भेजा हुआ है, यूएई में और मध्य प्रदेश में ही है। इसका जीआई टैग देता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 10 और कितना होता है, 10 ईयर। अब वही है, उस मैंगो के बारे में बता दिया, मध्य प्रदेश का है, एक्सेलेंट, बहुत ज़्यादा मीठा है, अरोमा फाइनेंस, वही उसके बारे में बता दिया उसने। नहीं, हमारा यहाँ से है कि जीआई टैग क्या होता है और मैंगो कहाँ का है। मैंगो हमारा है कहाँ का, एमपी का। एक बार यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि तितली के बारे में पूछा हुआ था कि रिसेंटली किस स्टेट ने अपनी बटरफ्लाई को स्टेट ऐसा ही कुछ था, स्टेट बर्ड या ऐसा कुछ घोषित किया हुआ था। तो महाराष्ट्र आंसर था उसका। तो ऐसे ही कभी कभी पूछ लेता है, तो मैंगो के बारे में भी पूछ लेगा ये। देन ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैत्री ने क्या किया, डिजिटल इंडिया जो हमारा प्रोग्राम आया था 2015 में, उसके 11 ईयर कंप्लीट होने के बाद हम कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। तो वो क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएंगे, इसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लाएंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को, अफोर्डेबल डिजिटल कनेक्टिविटी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले ये लाइन हमें याद रखनी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कह रही है कि डिजिटल इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए आफ्टर 1 ईयर में उसमें क्या लाने वाली है, एआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने वाली है। तो सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल इकोनॉमी का हमारी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, 12 से 14% ऑफ टोटल इंडियन जीडीपी। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल इकोनॉमी कितना कंट्रीब्यूट करती है, 12 से 14 एज पर द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये लाइन याद रखनी है। और वही डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब आया, 1 जुलाई 2015 को। विजन क्या था कि डिजिटल डिवाइड को कम करना, नॉलेज इकोनॉमी को बढ़ावा देना, जिसमें हमने भारत नेट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, भारत नेट वगैरह काम किया। ये डिजिटल इंडिया के रिगार्डिंग है। तो मेरा यही है कि डिजिटल इंडिया की टोटल
इकोनॉमी कितनी है, डिजिटल इकोनॉमी हमारे पास 12 से 14% ऑफ इंडियन जीडीपी। अगर मान लीजिए जीएस थर्ड में कोई पेपर डिजिटल इकोनॉमी से पूछ रहा है, या मान लीजिए कि साइंस एंड टेक से पूछ रहा है कोई क्वेश्चन, तो हम यहाँ से ये डेटा ले सकते हैं। और दूसरा, अगर डिजिटल इंडिया से पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया नाउ टूवर्ड्स हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पे भी काम कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का काम क्या था कि जो हमारा डिजिटल डिवाइड है उसको कम करना, और नेटवर्किंग प्रोसेस है, गवर्नेंस प्रोसेस है, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करना। लेकिन हम उससे स्ट्रेंथन करके कहाँ ले जा रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे। ये हमारा डिजिटल इंडिया का वो था। अब आता है आरोग्य सेतु। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये आरोग्य सेतु ऐप कहें पोर्टल है, उस पर बनाया हुआ है कि आरोग्य सेतु मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है। क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च आरोग्य सेतु एंड डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव 29। डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव है आरोग्य सेतु। जैसे हमने उस टाइम पे कोविन बनाया था, कोविड के टाइम पे, वैसे ही आरोग्य सेतु है। वो काम क्या करेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर EHR स्टैंडर्ड, आरोग्य सेतु विल फंक्शन कंप्लीट पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेशन सिटीजन। जो भी सिटीजन है, सीधी आरोग्य सेतु का दूसरे शब्दों में कहूं कि जो भी सिटीजन है आरोग्य सेतु, जो भी सिटीजन है वो सिटीजन किसी भी व्यक्ति को, सीनियर सिटीजन को हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आरोग्य सेतु। तो इसका काम है कि आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड वगैरह ये सब, और वहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीजन है उनका डेटा आरोग्य सेतु में मिलेगा। सॉरी, ये आरोग्य सेतु ऐप है, सिर्फ आरोग्य सेतु याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बुक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लिखी है, संस्कृत रत्न भंडार भावियो भावियो इतवृतो। ये याद रखना, ये बुक है। इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है इसका, भावियो कल्चरल ट्रेजर एंड द हिस्टोरिक जर्नी। ये इंग्लिश में नाम है, हिंदी में थोड़ा अजीब सा है। तो ये फेस्टिवल, ये डांस कहाँ का है ये पूछेगा। भावियो करके डांस है, भाविया डांस कहाँ का है, तो भाविया डांस ट्रेडिशनल फोक डांस है, कहाँ का, बंगाल का, नॉर्थन बंगाल का। यहाँ पे मेनली महिलाएं करती हैं। तो इसको हमें पूरा समझ लेना है भाविया डांस क्या है। इस पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक बुक लॉन्च की है, उस बुक का नाम क्या है, भावियो कल्चरल ट्रेजर एंड हिस्टोरिक जर्नी, उस बुक का नाम है। तो इसे अगर पीटी में सीधा सा यहाँ से छाप देगा कि भाविया फोक ट्रेडिशन कहाँ का है, तो ये है कि बंगाल का ट्रेडिशन फोक डांस है, फोक ट्रेडिशन है, इसे महिलाएं मोस्टली करती हैं, फोक ट्रेडिशन है। वहाँ पे पूरा है कि ओरिजिन कैसे, आप पढ़ सकते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो सब कैसे हुआ, वो सारा इसमें दिया है। इंस्ट्रूमेंट कैसे कौन कौन से यूज़ होते हैं, बस अगर पूछेगा तो ये कहाँ का डांस है, ये नॉर्थन बंगाल का डांस है। और बंगाल की आसपास की स्टेट हैं उनमें भी ये होता है, जैसे उड़ीसा में भी होता है, ऊपर आसाम में भी मिलेगा आपको, लेकिन मेन स्टेट इसका बंगाल है, ये याद रखना है। देन भारतीय प्रोग्राम है क्या है, भारतीय प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो हमारी एग्री प्रोडक्ट स्टार्टअप है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए चलाया है। एग्रीकल्चर में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में स्टार्टअप है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने चलाया। भारतीय का फुल फॉर्म क्या है, भारत हब फॉर एग्री टेक रिजाइलेंस एडवांस एंड इंक्यूबेशन ऑफ एक्सपोर्ट इनोवेशन। इसमें सीधी सी बात हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे स्टार्टअप हैं, जो फूड स्टार्टअप है, उनको हम टेक, डीप टेक या एग्री टेक पे या एडवांस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द भारतीय प्रोग्राम। तो किसने चलाया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर मान लीजिए फूड की बात आ रही है तो यहाँ से कंफ्यूज करेगा आपको, किसने चलाया है, तो वो कह सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने चलाया है, खाद्य मंत्रालय ने चलाया है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने चलाया। कोर गोल क्या है इसका, कि कम से कम 100 एग्री फूड स्टार्टअप को सपोर्ट करना, कब तक, 2030 तक, जिसपे हम $50 बिलियन खर्च करेंगे। 2030 तक हमें एग्री फूड स्टार्टअप पे काम करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है, और जिनके जो चैलेंजेस हैं उनको भी टैकल करना है। प्रायोरिटी प्रोडक्ट में हमारे में क्या रहेगा, ऑर्गेनिक फूड रहेंगे, सुपर फूड रहेंगे, प्रोसेस्ड आइटम रहेंगे, GI प्रोडक्ट रहेंगे,
सुपर फूड हो गए, ऑर्गेनिक फूड हो गए, प्रोसेस्ड आइटम का मतलब चिप्स हो गए, जैसे हम चिप्स वगैरह खाते हैं, या जो भी प्रोसेस्ड फूड, टोमेटो सॉस वगैरह खाते हैं, ये सब प्रोसेस्ड फूड आता है। तो ये हमारा भारतीय प्रोग्राम है। एक हमारा टॉपिक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री GS3 का पार्ट है। तो एक चीज याद रखो, अगर आप मान लीजिए ऐसे भारतीय प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम का सिर्फ एग्जाम्पल लिख देते, मेंस में अगर क्वेश्चन लिखते, तो ये मान लीजिए आपको 0.5 या 1 नंबर एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। हमारा ये चीज डिस्कस करने का सिर्फ मतलब यही है, जो कीवर्ड है, जैसे भारतीय प्रोग्राम है, एग्री स्टार्टअप के लिए चलाया गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो इससे क्या है कि जैसे हम भारतीय प्रोग्राम डालेंगे, उसमें हमारा 0.5 नंबर आसानी से बढ़ जाएगा। इसका टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये हमारा भारतीय प्रोग्राम हो जाता है, वही भारतीय प्रोग्राम द्वारा से ही आ गया। अब आता है अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, जो हम पढ़ चुके हैं इसे शायद, गंगा के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नेशनल मिशन क्लीन गंगा कोलैबोरेशन नेशनल, वो ही है कि 63 सिटीज हैं गंगा के आसपास, हम करें नमामि विद द इनिशिएटिव सपोर्टेड अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम है। इसको हम पढ़ चुके हैं, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, वही प्रोग्राम है पूरा। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमने इस बार थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है, हम अगली बार पूरे डिटेल में लाने की कोशिश करेंगे, वीकली लाने की कोशिश करेंगे। और यूपीएससी की जो थीम है पीवाईक्यू रिलेटेड, या मान लीजिए यूपीएससी पीवाईक्यू कैसे पूछता है पीआईबी से, उनको हम समझ के अच्छे से लाएंगे। इसमें हमने एक चीज़ जो हमें लग रहा है गलती की है, कि हमने ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, न कि वहाँ पे रिटिन फॉर्म में लाए हैं। तो हमने ज़्यादातर बता दिया, आप लोग कर सकते हो तो इसको अपने आप से कर सकते हो, थोड़ा सर्च करके। अगर आपको लगता है FATF पे थोड़ा सर्च करना है, आप सर्च कर सकते हो। आपको लगता है नमामि गंगे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया, उस पर काम सर्च करना है, आप गूगल से सर्च करते हो। या आपको लगता है कि क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या होता है, मिशन 2025 में आया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, चैलेंजेस क्या है, आप गूगल करके उसको सारा समझ सकते हो। या अगर आप हमारे यहाँ क्लास करते हैं, तो क्लास में भी ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।